जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान 2024 का सेट नंबर पेपर 3 जो सुपर 20 एमसीक्यू की सीरीज जारी की गई थी। सेट नंबर पहले में जितना भी एमसीक्यू था सबको हमने डिटेल में कवर अप कर लिया था। सेट नंबर 2 में जितने भी चीज़ें थी सबको हमने कवर अप कर लिया था। आज हम सुपर 20 ठीक है, सुपर 20 जो सीरीज जारी की गई है उसमें हम सेट नंबर 3 के 2024 सेट नंबर की बात की जाए तो 824 आईएल के फुल सोल्यूशन को विथ ओएमआर सीट के साथ देखने वाले। आपके सामने ये ओएमआर सीट है, इसको कैसे भरना है और एग्जाम में कैसा ओएमआर सीट आएगा, उसे हमें कैसे चीज़ें सब चीज़ फिलअप करनी, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले। 2 सेट हमने इस पर टिक मारा था, अब ये तीसरा सेट हमने क्या कर दी, ओएमआर सीट के लाए कैसे आपको गोल यानी गोलियाना है कि को गलत तरीका क्या होता है, सही तरीका क्या होता है, ये सारी चीज़ जानकारी हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें अब कैसे कैसे करना है तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा ओएमआर सीट के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले ओएमआर सीट भरना ही पड़ेगा। ठीक है, इसे थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा विजिबल हो सके। ये आपके सामने ओएमआर सीट है, ओएमआर उत्तर पुस्तिका लिखा गया, उत्तर पत्रक लिखा गया आपके सामने, ये हो गया। अब भरने का तरीका दे रखा है, गलत तरीका ये हो गया, आपको ऐसे नहीं करना, ना तो टिक मारना, अच्छे तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे सर्कल करना पड़ेगा। चाहे आपके पास क्या होगा, चाहे नीला पेन हो चाहे ब्लैक पेन हो, ठीक, डॉट पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए। जैसे ये दिखा है ना तुम्हारे पास, देखिए ये सब जेल पेन है, प्लीज़ ऐसा कुछ भी आप मत लीजिएगा। ठीक है, ये आप जेल पेन से इसमें कुछ भी नहीं करिएगा। उसके बाद ओएमआर सीट यदि गलत हो जाती है, गलत होने का तरीका को हम सही भी कर सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से। आपको एक सुपर ट्रिक बताने वाले हैं। कैसे, देखिए, आप उस पर लिखा रहता है कि एक बार यदि आप टिक मार दिए तो इरेजर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। आपको एक हम प्यारा सा ट्रिक बताएंगे, बट आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्यारी सी पेंसिल होनी चाहिए। यदि मान लेते हैं आपको किसी भी क्वेश्चन के नंबर में कन्फ्यूजिंग हो कि सर इसका ए सही है कि बी सही कि सी या डी सही है, तो आपको क्या कर दे, इस पेंसिल की मदद से कैसे आपको अच्छे तरीके से उसको कर देना है, ठीक, उसको हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लिखा तुम्हारे पास जिला कोड व नाम, मतलब जिला का, हर एक जिला का क्या होता है, कोड होता है। जैसे गोरखपुर का कुछ कोड होगा, संत कबीर नगर का कुछ कोड होगा, बस्ती का कुछ कोड होगा, मतलब आप जिस जिले में रह रहे हैं कुछ ना कुछ कोड होगा। मान लेते हैं तुम्हारे पास वो जब आप प्रवेश पत्र पाएंगे उसमें सारी जानकारी ली रहेगी कि सेंटर कोड क्या होता है, जिला कोड क्या होता है, वो आपको बता दिया जाएगा। मान लेते जिला कोड, मान लेते तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 04 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 04, ये आपके सामने जिला कोड हो जाएगा। अब नाम की बात की जाए तो देखिए सबसे पहले जिला कोड लिखना, फिर उसी ही जिला का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई जिला तुम और लिख दिए और कुछ और लिखना चाहे, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, तो आपको यानी 04 लिखने के बाद इसका आपको जिला का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जिला का, जिस आप जिला में हैं उसी जिला का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं हमने लिखे रैंडम यहाँ पर भर दिया गोरखपुर। अब केंद्र कोड की बात की जाए, केंद्र कोड, अब केंद्र कोड नहीं समझ में आता तो सेंटर आपका जिस स्कूल में जाएगा, ठीक है, या लड़कियों का देखा जाए तो उन्हीं के स्कूल में रहता तो उन्हीं स्कूल का सेंटर कोड आपको डालना रहेगा। ठीक है, सेंटर कोड आपको क्या करना, उसी स्कूल का डालना रहेगा। ये 5 डिजिट का रहता है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या लेना, मान लें रैंडम तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एक सेंटर कोड होता है। वो आपको एडमिट कार्ड जब मिलेगा, प्रवेश पत्र आपको जब मिलेगा तो उसमें दिया रहेगा कि आपका सेंटर किस स्कूल में गया है और सेंटर कोड क्या है, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर क्या, ये सारी जानकारी उसमें दी रहेगी। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा ये चीजें। उसके बाद अनुक्रमांक अपना, ठीक, अनुक्रमांक मान लेते तुम्हारे पास क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 0 0 9 8 कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, ये क्या बना दिए सर जी, 3 है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, एक रैंडम अनुक्रमांक लिख दिया, ये आपके प्रश्न पत्र में अनुक्रमांक रहेगा। उसके बाद विषय का कोड, विषय का कोड आपको कंफ्यूजिंग है कि सर विषय कोड क्या लिखेंगे। आपको देखिए यदि हम कोड की बात की जाए तो देखिए बार बार बोलते हैं ना 824 आईएल बोलते हैं, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, विषय का कोड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विषय का कोड क्या लिख देंगे, 824 लिखेंगे। उसके बाद
लिखा है विषय का कोड होगा, फिर विषय का तुम्हें नाम लिखना पड़ेगा। ऐसे आप हिंदी में लिखते आ रहे हैं तो हिंदी में लिखिएगा, यदि इंग्लिश में लिखते आ रहे हैं तो इंग्लिश में लिखिएगा। मान लेते तुम्हारे पास विज्ञान है तो आप अच्छे से ऐसे क्या लिख दीजिएगा, विज्ञान आप क्या कर दीजिए, यहाँ विषय का कोड हो गया, ये विषय का नाम हो गया। उसके बाद तुम्हारे पास लिखा, तुम्हारे पास प्रश्न पत्र की संख्या, यही तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, प्रश्न पत्र की संख्या हो जाएगी, क्योंकि प्रश्न पत्र में तुम्हारे पास यही होता है। प्रश्न पत्र में तुम्हारे पास संख्या बताई जाएगी। मान लेते हैं आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, यानी एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आपको केवल कुछ करना नहीं, उसी को ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। वो जब आपके एग्जामिनर जो होते हैं क्लास में रहेंगे, पहले हिंदी के दिन अच्छे तरीके से बताएंगे, उन्हीं चीज़ों को आप सुन लीजिएगा अच्छे तरीके से। प्रश्न पत्र आपको क्या करना पड़ेगा, यही लिखना रहता। 800 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक। इतना आपको यहाँ से भरना रहेगा। उसके बाद आते हैं इस सारी चीज़ें पे। लिखा प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के, इसके क्या लिखा, पहला अक्षर दूसरा अक्षर है। इसमें कन्फ्यूजन है कि पहला अक्षर क्या है दूसरा अक्षर क्या है। देखिए आप अभी पेपर देखे ना, तो ये पहला अक्षर हो जाएगा, दूसरे अक्षर में भरेंगे तो आई यहाँ पर फिलअप कर देते आई, और इसमें क्या फिलअप कर देते यल। अब इसी को फिलअप करने के बाद यहाँ आपको दोहराना रहेगा। देखिए इसमें रहता है ABCD से लेके जेड तक रहता, तो आई की कहीं भी रहे तो आई ये है ना, तो आई को क्या कर देना, अच्छे से आप ऐसे फिलअप कर देना, ठीक है। देखिए हमने क्या कर दिया, ऐसे अच्छे से फिलअप कर दिया। यल पे देखा जाए तो यल कहाँ, यल आपके पास यहाँ है, यल को अच्छे से आप क्या कर देंगे, यहाँ से फिलअप कर देंगे, जो आपके सामने हमने फिलअप कर दिया। ये हो गया, सारी चीज़ें हमने भरा दिया। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, देखिए ये लिखा है तुम्हारे पास परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, मतलब अपना तुम हस्ताक्षर करना, और कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर। कक्षा निरीक्षक मतलब आपके जो स्कूल में, ठीक, जिस स्कूल में सेंटर जाएगा, क्लास में एक टीचर रहेंगे, वो कक्ष निरीक्षक रहेंगे, उनका साइन होना चाहिए। लास्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, जिस केंद्र पर गए वहाँ पर उनकी मुहर होगी, यहाँ पर क्या लगेगा, उसका मुहर। तो यहाँ पर परीक्षार्थी का हस्ताक्षर वैसे लिखिए जैसे सेम टू सेम आपका एडमिट कार्ड में होगा। मान लेते हैं आपका नाम विशाल है, तो आप क्या कर दीजिएगा, ऐसे हिंदी में यदि लिखते हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या कर देंगे, आप इंग्लिश में ऐसे लिख देंगे। यहाँ से आप क्या कर देंगे, विशाल कुमार ऐसे लिख देंगे। जैसे हेडिंग आप उसमें, जैसे मतलब जैसे साइन आप एडमिट कार्ड में किए हैं, सेम टू सेम ऐसे यहाँ पर करना रहेगा। यदि हिंदी में किए तो हिंदी में, इंग्लिश में किए हैं तो इंग्लिश में। ये सारी चीज़ जानकारी हमने बता दिया ओमार सीट के बारे में। अब इसे भरना कैसे, अब इसमें कोई चीज़ आपको छेड़ना नहीं है प्लीज़, इसमें कुछ अलग चीज़ें नहीं, अपने मर्जी से आइडिया लगा के ये कर देना प्लीज़, आपसे अनुरोध, ऐसा कुछ भी मत करिएगा, ठीक है। तो ये होगा। अब इसके बारे में हम क्या कर देते हैं, ये सुपर जो आपका 20 क्वेश्चन है, इसमें हम MCQ में क्या करेंगे, कैसे फिलअप करेंगे। आपके सामने ये एक पेंसिल प्लीज होना चाहिए। सर क्यों पेंसिल, अभी हम इसी के लिए इसी को ट्रिक बताएंगे क्या कैसे करना है। तो अब क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। आपके सामने ये कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको क्या, निर्देश वगैरह तो आप जान रहे हैं कि कैसे 15 मिनट पेपर पर पढ़ना वगैरह सारा चीज़ें, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन लिखा, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। पहला दे रखा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बता देना चाहते हैं, देखिए दर्पण हमारे सिलेबस में तीनों है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं, मतलब ये वाला ऑप्शन इज द रॉन्ग हो जाएगा। अब कह दिया प्रतिबिंब बड़ा, हमारे पास देखिए दो आपके पास दर्पण है, एक दर्पण ये हो जाएगा और आपके सामने ये एक दर्पण ये हो जाएगा। देखिए चेहरा दिखावता हो, ठीक है। तो ये देखा जाए तो देखिए ये आपके सामने देखिए कह रखा वस्तु जो बड़ा दिखाएगा वही तुम्हारे पास अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण हमेशा हमेशा प्रतिबिंब को छोटा। अब तुम सोचो हमारे मोबाइल को कितना छोटा दिखाई दे रहा है, आपके सामने देख सकते हैं, ठीक है। छोटा ये तुम सोचो कितना छोटा दिखाई दे रहा है। अब तुम सोचो ये इतना छोटा दिखाई रहा है मोबाइल को। अब ये क्या कर रहा है, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। आपके सामने ये रहा अवतल दर्पण। अब मोबाइल का तुम चेहरा देखोगे, ठीक, यहाँ पर तुम सोचो कितना जूम करके दिखा रहा है कि इतना बड़ा कैमरे को ही केवल दिखा रहा है। तो ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो यही लिखा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, अवतल दर्पण, यानी पहले का बी वाला ऑप्शन इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें कैसे फिलअप करेंगे, आपको बी वाला अच्छे से क्या कर देंगे, पहला बी वाले में आप अच्छे से ऐसे क्या कर देंगे, फिलअप करके या क्या कर देंगे, ऐसे पूरा सर्कल कर देंगे। हमने क्या कर दिया इसको थोड़ा बहुत बाहर निकलेगा कोई नहीं, मगर आपको हम बता देते हैं, ठीक है। ये ओमार सीट लीजिएगा ना, ओमार सीट थोड़ा सा 2-3 ठी फोटो कॉपी करा लीजिए, 10 रुपया लगेगा, 5 ही रुपया मान लेते, 10 ठी करा के 10 बार ट्राई करेंगे, अपने आप आपका हाथ बैठ जाएगा, आप इजीली कर देंगे, ठीक है। तो पहले का बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सर ट्रिक कब बताएंगे, अभी देखिए, यानी पहले का क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं।
हैं। लिखा है किसी वस्तु का आभासी व आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने वाला कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। हमारे पास दो लेंस होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। वो दर्पण था, दर्पण में देखा जाए कैसे तुम पहचानोगे, दर्पण के पीछे ऐसे लेप लगाया होता है। देखिए ये लेप लगाया हुआ है और ये तुम्हारे पास एक तरफ से हमारे पास प्रतिबिंब दिख रहा है। ठीक, इसे साइड में रखते हैं। ये आपके पास देखिए दर्पण, ये दोनों आपके पास दर्पण, हमारे पास लेंस है। लेंस को हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए ये चीजें फिजिक्स प्रैक्टिकल है, जितना ज्यादा प्रैक्टिकल हम सब ऑफलाइन क्लासेस में यही कराते हैं। ये आपके पास एक दर्पण ये रहा आपके सामने, सॉरी लेंस है। ठीक है, लेंस एक हमारे पास लेंस, ये हमारे पास दो लेंस। अब कह दिए, इसे हटाते हैं यहाँ से। लिखा आकार में बड़ा प्रतिबिंब, मतलब कोई अक्षर को बड़ा दिखाता है, वो तुम्हारे पास बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब बताइए, ये बताओ, इसे थोड़ा सा साइड में करते हैं। ये एक लेंस, हमें नहीं पता क्या, छोड़ दो, जाने दो, कोई टेंशन नहीं। ये बताओ, ये वस्तु को बड़ा दिखाई दे रहा है कि छोटा दिखाई दे रहा है। ये वस्तु को छोटा करके दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा यानी लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। इसे हम साइड में रखते हैं। आपके सामने ये रहा उत्तल लेंस, क्या हो गया, उत्तल लेंस। तो ये देखिए वस्तु को क्या करा, देखो बड़ा करके दिखाई दे रहा है, जूम करके हटाएंगे ना, देखो कितना छोटा, इसे बड़ा करके दिखा रहा है। तो ये कौन सा लेंस है तुम्हारे पास, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस देखा जाए तो बीच में मोटा होता, साइड साइड में क्या होता, पतला होता, तो उससे उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस देखा जाए तो बीच बीच में पतला होता और साइड साइड में देखिए कितना मोटा, इतना मोटा, बीच में देखो कितना पतला धंसा हुआ है। ठीक है, तो इस पे कहां टिक मारेंगे, उत्तल पे मारेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो उत्तल यानी दूसरे का क्या हो जाएगा, ए वाला इज द करेक्ट ऑप्शन। अब सर कहेंगे कि कैसे हम ट्रिक लगाएं, मान लेते इसमें आपको कंफ्यूजन है कि ए सही है कि बी या सी सही है। ठीक है, तो आपको बता देते हैं। देखिए समतल लेंस तो होता नहीं, ये भी नहीं होता, मतलब इसमें से कोई दो सही होगा। अभी हमें कंफ्यूजन ए होगा कि बी होगा। मान लेते हैं आपको एग्जाम में नहीं एग्जैक्ट पता कि ए होगा कि बी होगा, तब आपकी पेंसिल एक प्यारा हथियार काम आके आएगा। देखिए आपको हम अभी बताएं उत्तल लेंस का ए होगा, तो आपको कंफ्यूजिंग है ए हो गया क्या बी हो गया। तो मान लेते हैं आपको ए लग रहा है, ठीक है, एक्चुअल में आंसर ए ही है। ठीक है, आपको मान लेते हैं बी लग रहा है, तो बी पे क्या कर दिए, ऐसे टिक, ऐसे क्या कर दिए, थोड़ा सा ऐसे मार दीजिए। ठीक, अब लास्ट में थोड़ा सा किसी से हिंट ले लीजिएगा, भाई पहला का दूसरा कौन सही है। मान तो दूसरे का ए का है, तो आप भन्ना से इरेजर से इसे इरेज करिए, ए सही है तो ए को क्या कर दीजिए, आप अच्छे से ऐसे सर्कल कर दीजिए। बस यही ट्रिक आपको बताने के लिए हमने पेंसिल की बोला था, जरूरत होती है। ठीक है, आप पेंसिल से ऐसे, अब इसे क्या कर दिए, इसे तो इरेज कर सकते हो, वहां पर लिखा था कि ये जो कर दिए इसको व्हाइटनर तथा इरेजर करना प्रयोग करें, पेंसिल तो इरेज हो जाएगा, कोई बोलवो नहीं करेगा। ठीक है, मगर आप हल्का सा करिएगा कि नहीं, इसे सर्कल कर देंगे। ठीक है, हल्का सा करिएगा कि आपका अच्छा से इरेजर से इरेज हो जाए। तो आपके पास हथियार होना चाहिए आपका पेंसिल, इसी से आपका बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, इस पे हो गया यहाँ से। अब इसे साइड करते हैं, यानी दूसरे का ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछ दिया, प्रकाश के नीले रंग दिखने का कारण होता है, परावर्तन होता, अपवर्तन होता, प्रकीर्णन होता या विक्षेपण होता। आपको पहले बता देते हैं इन तीनों टर्मोलॉजी के बारे में। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कह दिया है, पहला लिख रखा प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या होता है, जब भी कोई प्रकाश की किरण यानी किसी दर्पण से या किसी चिकनी सरफेस पे गिरती है, तो गिरने के बजाय जिस एंगल से आई उसी एंगल पे वापस चली जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब तुम पहले अपवर्तन क्या होता है, जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में घुसती है तो क्या कर देती है, कुछ एंगल पे क्या हो जाती है, यानी टेढ़ी हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। प्रकीर्णन मतलब क्या होता है, जो फैल जाना। ठीक है, कोई चीज को फैलाव होना क्या कहलाता है, यानी फैलना क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आकाश नीले रंग का दिखने का कारण क्या होता है। ठीक, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तो यानी तीसरे का क्या हो जाएगा, सी वाला इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सी वाला इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर तीसरे का सी वाला करेक्ट ऑप्शन, तो इसे क्या कर दिए, अच्छे से ऐसे सर्कल करिए, पहले साइड साइड में अच्छे से सर्कल कर देना, उसके बाद ऐसे आपको क्या कर देना, गोजिया देना, मतलब गोलिया देना है। ठीक है, तीसरे का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा साइड में रखते हैं, क्योंकि ऐसे करेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक, आपके पास भी टाइम नहीं, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आपके नियर है। इससे हम टिक थोड़ा थोड़ा मार देंगे, बट एग्जाम में प्लीज आपसे अनुरोध है, इस पेपर पे आप कुछ भी छेड़खानी न करिएगा, नहीं तो क्या कर देंगे, तुरंत आपको रिस्टिकेट कर देंगे टीचर लोग। बहुत सारे सनकी टीचर होते हैं तो आपको मार भी देंगे, आपका मार देंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपका पेपर खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ भी मत करिएगा। ठीक है, इस पे आपको जो भी करना रहेगा वो हमारे सीट पे गोलियाना रहेगा, गोली। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं, तब अपना काम एक ही बार में उसे हम भर के आपको दिखा देंगे। अब तो ट्रिक बता दिए कि ऐसे ऐसे फिलअप करना है।
नेक्स्ट में 5वां नंबर क्या पूछा, यदि 3, ठीक है 5वां नंबर पे ना, 4था नंबर छूट गया जी। प्रकाश का चाल यानी प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है जल में या कांच में या हीरे में, निर्वात में। यानी प्रकाश की जो चाल होती है कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है आपको बता देते हैं, ठीक है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता। मान लेता ऐसे नहीं याद होता ना, 3 यहाँ क्या कर दो लाख लिख दो, 3 0 ये ले लिया, सॉरी 5 0 ये ले लिया, 3 0 किलोमीटर में चला जाएगा, ये किलोमीटर हो जाएगा और सेकेंड हो जाएगा। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो ये किस में होती है, जितना भी चीज़ें की जाती है निर्वात में की जाती है, जो सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती, तो डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इस पे मार देंगे इजीली। ठीक है, अब आते हैं किस पे, तुम्हारे पास 5वें नंबर पे, यदि 3 प्रतिरोध हो, ठीक है लिखा 3 विभिन्न मान के प्रतिरोधों को श्रेणी समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी के निश्चित रूप में एक ही मान या एक ही मान होगा। अब देखिए 3 को हम क्या कर देना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। मान लेते हैं हमारे पास 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 तुम्हारे पास क्या होगा, इस प्रकार है, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना। चलिए हमने क्या कर दिया, ये एक प्रतिरोध ले लिया यहाँ से, ये आपके सामने 2 प्रतिरोध ले लिया यहाँ से, ये आपके सामने तीसरा प्रतिरोध ले लिया यहाँ से। इन सबको क्या कर देते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, बैटरी की मदद से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ये आपके पास R1 हो गया, ये आपके पास R2 हो गया, ये आपके पास R3 होगा। 3 क्रम को हमने 3 प्रतिरोध को जोड़ दिया। अब देखिए ये इसमें जो धारा बहती है ये आपके सामने क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम। याद रखना कभी भी श्रेणी क्रम में जा रहा था, धारा का मान क्या होता भैया, समान होता है। धारा का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके सिरों पर विभवांतर देखा जाए तो V1 होता है, इसके सिरे पर V2 होता है, इसके सिरों पर V3 होता है। अब कहेंगे सर इतना डिटेल में क्यों बता रहे, इसी से आपका न्यूमेरिकल बनने वाला। हमको क्या उसी को टिक मार के आपको हटा देंगे, बस काम खत्म। नहीं, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस वीडियो में। ठीक है, तो धारा I का मान सब में क्या होता है भैया, समान होता है। ठीक है, तो अब हम आप MCQ की तरफ रुख करते हैं। MCQ में आप देखिए क्या लिख रखा है, प्रत्येक प्रतिरोधों के सीध के बीच विभवांतर क्या होता है, एक समान नहीं, ये विभवांतर अलग अलग होता है, आपके सामने हमने बता दिया। प्रत्येक प्रतिरोधों के उत्पन्न होने वाली उष्मा का मान अलग अलग होता है। देखिए I का मान यदि तुम्हारे पास उष्मा का मान H में पूछा हुआ तो वो नहीं होता है, ठीक, क्योंकि विभवांतर में तीनों चीज का रिलेशन होता है। ठीक, R का, V का और I का होता है। ठीक है, लिखा प्रत्येक प्रतिरोध में ठीक प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होता, समान होता। देखा एक ही मान होता है, तो यानी सी वाला ऑप्शन है क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर 5वें का क्या हो जाएंगे, सी वाला इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछा है, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती, विभवांतर V का तुम्हें मान बताना पड़ेगा। ठीक है, आप पढ़े होंगे। ठीक है, विभवांतर का मात्रा क्या तुम्हारे पास होता भैया, बताइए, वोल्ट होता। ठीक है, वोल्ट कहीं ऑप्शन में दिया है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है, एम्पियर धारा का मात्रक है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक, वाट देखा जाए तो विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो वोल्ट इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट में क्या लिखा, एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाली बल की दिशा होगी। अब इसके लिए तुम्हें क्या करना, बल की दिशा तुमसे पूछा है, तो क्या करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम लगाएंगे। देखिए ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसे थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार क्या कहता है, आप अपनी अंगुलियों को, दाहिने हाथ की अंगुलियों को, 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएंगे कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। लंबवत मतलब इनके बीच में 90 डिग्री, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बने। तो अंगूठा हमेशा ऐसे, तुम्हें नहीं याद है कि अंगूठा कौन सा, इसको तुम फादर मानो। ठीक है, इसको तुम फादर मानो, इस अंगुली को मदर मानो और इस अंगुली को तुम चाइल्ड मानो। ठीक है, अब क्यों, अभी आपको बताते हैं। देखिए फादर मतलब क्या होगा, बल की दिशा, फोर्स। एफ से फोर्स होता तो ये बल की दिशा को बताता, एम से चुंबक होता है, या से मैग्नेट होता तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये अंगुली क्या बताती है, तुम्हारे पास करंट की दिशा को बताती है। तो एक दूसरे के लंबवत होता है। तो इसमें कह दिया किसके बारे में पूछा,
पूछा है जी, ठीक है। धारावाही चालक पे तुम्हें पूछा किसके बारे में होगी, तो देखो ये तुम्हारे पास दोनों दिशाओं के क्या होगी, लंबवत होगी, क्योंकि देखिए इसमें चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे सीधा सीधा खींचा जाता है, उसके लंबवत डाला जाता है, तो क्या होगा इसके बारे में बताना है। तो पहला दे रखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर होगा, ऐसा नहीं होता। अब देखिए ऐसे डायग्राम आपको बना देना, ये तुम्हारे हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तुम्हारे पास हो गया, ठीक है। तो यानी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा में नहीं, विद्युत धारा की दिशा में नहीं, ये तुम्हारे पास इन दोनों की दिशा के क्या होती है, हमेशा हमेशा लंबवत बहती है। तो यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को आपको क्या कर देना, बता देना था। तो ये 7 क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में कवर अप कर लिया है। 8वें नंबर पे क्वेश्चन पे क्या पूछा, एल्केनों का समान सूत्र क्या होता है। ये आपके सामने 1 2 3 4। अब आपको बताते हैं एल्केन और एल्कीन एल्काइन वाले चीजें पे। देखिए एक तुम्हारे पास क्या होता है, एल्केन होता है, ANE होता है। एक तुम्हारे पास क्या होता है, इस पहले एल्कीन लिख देते हैं क्योंकि सिंगल के बाद के डबल बॉन्ड आता है, ठीक है। एल्केन, एल्कीन और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। 3 चीजें होती हैं। इन वर्ड कहीं भी रहे तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इन कहीं भी रहे तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, आइन कहीं रहे तो यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यहां पर हमसे पूछा इसका समान सूत्र क्या होता है, CnH2 तुम्हारे पास n होता प्लस में 2, ये आपके पास एक फार्मूला एल्केन का। एल्काइन का देखा जाए तो CnH2n तुम्हारे पास ये एल्कीन का होता है। एल्काइन का देखा जाए तो क्या होता है, CnH2n माइनस में 2 होता है एल्काइन यानी मल्काइन का होता है ये। अब हमसे पूछा एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र पे आते हैं, कहां बड़ा हो, एल्केन पे CnH2n माइनस में 2। अब ये किसका बताएं, एल्काइन का, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन देखा जाए तो CnH2n प्लस में 2, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। नेक्स्ट पे चल लेते हैं 9 नंबर पे, निम्नलिखित में से समजाति श्रेणी है। अब देखिए भैया समजाति श्रेणी क्या होती है, ऐसी समजाति श्रेणी जो एक ही जाति से मतलब एक ही फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, समजाति श्रेणी बोला जाता है, ठीक है। जो एक ही जात से बिलोंग करते हैं, इस पे आते हैं। Cn तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, C पे 2 H पे 2 हो जाएगा, मतलब ये किस फार्मूले पे बिलोंग कर रहा है भैया, चला आवा देखा जाता, ठीक है। इस पे देखा ले, मतलब ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 2 दूना, ठीक है, यानी 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, ये भी गलत हो जाएगा। इस पे आ जाते हैं, ठीक है, 2 यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 में से 2 जाएगा, तो मतलब ये देखा जाए तो एल्काइन है, और ये देखा जाए तो 3 दूना 6, यानी ये एल्काइन हो गया, ये एल्कीन हो गया, तो मतलब ये तुम्हारे पास समजाति श्रेणी के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तुम्हारे पास क्या दे रखा है, CH3 बॉन्ड में OH, ये एल्कोहल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये भी समजाति श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट में देख लेते हैं तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, सी, और तुम्हारे पास देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब ये समजाति श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। तो एक तुम्हारे पास समजाति श्रेणी के अंतर्गत है। फिर एक और ढूंढते हैं, ये एल्कोहल ग्रुप हो गया, ये कीटोन ग्रुप हो गया, मतलब ये भी समजाति श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है, मतलब ये भी नहीं आया तो ये भी नहीं आया, तो ये तुम्हारे पास तीनों ऑप्शन सही गलत होगा। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो। इसमें आते ए में पहला दूसरा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें पहला और चौथा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, तीसरा और चौथा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। भाई ये तो गड़बड़ दे दिया, कहीं ऑप्शन गलत कर दिया एक, ठीक है। इसमें तो तीसरा नहीं, इसमें तीसरा नहीं, ये वाला ऑप्शन तो सही है, बट इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिया भाई, ठीक है। ये राजू में भी ऐसा गड़बड़ करूँ, जो अरिहंत की हमें बुक लेके आते हैं, ठीक है, उस पर देखते हैं, अवतार वाले पे, ठीक है। सॉरी ब्रदर, मिल नहीं रहा है, ठीक है, बट ये वाला ऑप्शन तुम्हारे पास सही है। इसमें कोई ना कोई तुम्हारे पास क्या हो गई, त्रुटियाँ, क्योंकि अरिहंत की बुक में, क्योंकि ये राजू से तुम्हारे पास क्या लिखा गया है, प्रिंट किया गया है, ठीक है, तो उसमें तुम्हारे पास थोड़ी सी गलतियां हैं, ठीक है, राजू प्रकाशन से। अरिहंत में यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेज किया था, वो एल्केन ग्रुप का इसको रखा था, ठीक है, और ये भी तुम्हारे पास एल्केन, ये वाला तुम्हारे पास ये एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। तो यानी तीसरा और पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है, ये तुम्हारे पास हो गया यहाँ से। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया है, यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। याद रखिए, यदि आपको कह दिया है ठंडे जल के साथ अपक्रिया जब करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है, तांबा, सोना,
पोटेशियम या एल्युमिनियम होता। यदि आपको श्रेणी क्रम थोड़ा सा बता दिया जाए तो सोडियम होता है, ये हो जाएगा। ऊपर जितने भी तुम्हारे पास तत्व होते हैं ज़्यादा सक्रिय होते हैं, नीचे जो तुम्हारे पास AU AG होते हैं वो कम सक्रिय होते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा सक्रिय होते हैं, ये ठंडे जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो चाहे ये दिया रहे चाहे ये दिया रहे तो दोनों पे आप क्या कर सकते हैं, मार मारे। तो पोटेशियम न दिया रहे तो सोडियम पे भी मार सकते हैं। तो यहाँ पोटेशियम ऑप्शन में दिया है, तो पोटेशियम क्या हो जाएगा आपका एग्जैक्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा, शून्य पीएच वाला विलयन होता। याद रखना शून्य पीएच वाला, कितने लोगों को भन्न से लगेगा 7 पीएच वाला, भन्न से न्यूट्रल पे खोजेंगे, उदासीन पे मार देंगे, बट ऐसा आप गलती मत करिएगा। आपको बता देते हैं, ठीक है। ये आपके पास तुम्हारे पास क्या होगा, ये पीएच हो गया, ठीक है। ये आपके सामने पीएच हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14। ये आपका पीएच स्केल है। यहाँ पर कोई भी रहे तो समझ लो तुम्हारे पास क्या रहता है, उदासीन रहता है, ठीक है, उदासीन रहता है। इधर जितना जाएंगे तुम्हारे पास उतना ही अम्लीय होता है, इधर जितना जाएंगे तुम्हारे पास क्या होता है, उतना क्षारीय होता है। इतना तो होता है, तो इधर जाएंगे अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। तो यहाँ पर कह दिया है शून्य पीएच वाला विलयन होता, अम्लीय होता। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, टिक पर मार देंगे, तुम्हारे पास अम्लीय पे मार देंगे यहाँ से। नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछा, सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। आपको बता देते हैं, ये फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया जाए और क्या ले लिया जाए, वाटर ले लिया जाए। जब रिएक्शन करेगा प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की मदद से जब भोजन बनाएगा तो हमारे लिए क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, जिसका फार्मूला क्या होता है, ग्लूकोज अभी लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, C6 होता है, H12 होता है, O6 होता है, अब प्लस हमारे लिए ऑक्सीजन बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह दिया तुम्हारे पास यौगिक में तुम्हारे पास यानी प्रोडक्ट बनता है पहला ग्लूकोज, ग्लूकोज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सब सारी चीज़ें कुछ भी नहीं बनती है। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ दिया, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण करना और कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है इसमें दिया है। ये आपके सामने ऑप्शन यहाँ से दे रखा, ठीक है। तो इसमें कह दिया, ये देखा जाए तो सोडियम एसीटेट है। सोडियम एसीटेट किसके साथ अभिक्रिया करा जाए, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्या बनेगा हमारे पास मेथेन बनेगा और क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक। अब आपको बता देते हैं, ये देखा जाए तो सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट मान लेते हैं ना, तो इसके किसके साथ अभिक्रिया कराया जाता है जानते हो, NaOH के साथ, किसी क्षार के साथ अभिक्रिया भी, क्योंकि सोडियम बनाना है, क्योंकि के रखेंगे तो यहाँ पर नहीं बनने वाला, तो ये चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaOH के साथ यदि अभिक्रिया कराया जाएगा तो हमारे पास मेथेन बनेगा और तुम्हारे पास सोडियम कार्बोनेट बनेगा। तो यानी बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता, याद रखना कोई भी पेड़ रहता ना तो दो चीज़ें आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बता देते हैं, ठीक। पेड़ होता है तो पेड़ की जो जड़ होती है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जल होता है प्लस में खनिज लवण होता है, ठीक है। खनिज लवण होता है और ये तुम्हारे पास पत्तियां हो गई, ठीक है। पत्तियों में हमारे पास क्या होता है, भोजन प्रेजेंट होता। जो भोजन बनता है उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम किसका होता है, जिम्मेदारी फ्लोएम का होता है। एफ से हिंदी लिख देते हैं, ठीक है, इंग्लिश लिख देते हैं, फ्लोएम हो जाएगा, ठीक है। फ्लोएम यानी फूड को ले जाता है। और जाइलम तुम्हारे पास क्या होगा, जाइलम देखा जाए तो किसको ले जाता है, जल को ले जाता है, ठीक है। जाइलम मतलब जल हो जाएगा और फ्लोएम मतलब फूड हो जाएगा। तो फूड क्या करेगा, फूड मतलब खाद्य पदार्थों को एक जगह से ले दूसरे जगह ले जाने का काम फ्लोएम की जिम्मेदारी दी जाती है। खनिज तथा यानी जल तथा खनिज लवण को जाइलम ले जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, ठीक। ऑप्शन में लिखा पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है जल एवं खनिज पदार्थों का परिवहन, दूसरा वाष्पोत्सर्जन, खाद्य पदार्थों का रूपांतरण, इनमें से कोई नहीं। तो फ्लोएम का मुख्य क्या कार्य होता है, खाद्य पदार्थों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, जो आपके सामने ये दे दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है, 15 नंबर, मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। पहला मुख से, दूसरा यकृत से, तीसरा छोटी आंत और चौथा पित्ताशय से होता है। कह दिया शुरू किससे होती, तो हमारे मुंह के ही अंदर क्या हो जाती, लार जो होता है स्टार्च का पाचन करने लगता, जो स्टार्च किस में कन्वर्ट कर देता, सुक्रोज में कन्वर्ट कर, यानी शर्करा में कन्वर्ट कर देता विद द हेल्प ऑफ एमाइलेज एंजाइम। तो एमाइलेज हमारे मुख के अंदर पाया जाता, तो भोजन की तुम्हारे पास क्या हो जाती, यहीं से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ए वाला ऑप्शन इज द
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन मतलब जो पेड़ों से निकलता है। पहला दे रखा है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन देखा जाए तो हमारे थायराइड जो ग्लैंड होती है उससे निकलती है, जो हमारे मेंटल ग्रोथ तथा डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है। तो ये तो मानव हार्मोन हो गया। जिबरेलिन, जिबरेलिन देखा जाए, जिबरेलिन हो गया, ऑक्सीन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, ठीक, ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन तो यानी आदमी में निकलता है, ठीक है। एक जिबरेलिक एसिड हो गया, इथाइलिन हो गया, ABA हो गया, ये सब तुम्हारे पास पेड़ से निकलने वाले। तो ये जिबरेलिन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जो पेड़ से निकलता है, ये पेड़ से पूछा हुआ था। वृद्धि हार्मोन स्रावित कौन करता है? वृद्धि हार्मोन हमारे शरीर के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो ग्रोथ हार्मोन को निकालती है। देखिए ग्रोथ हार्मोन निकलने का कारण दो है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन तुम्हारे पास, जिसे हम GH हार्मोन भी के नाम से जानते हैं, ग्रोथ यदि ज्यादा अमाउंट में निकलेगा तो जेजेंटिज्म हो जाएगा, तो व्यक्ति बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक, वो एक बीमारी है। और यदि ग्रोथ हार्मोन बहुत कम निकलेगा तो आदमी बौना हो जाएगा, जिसे ड्वार्फिज्म बोलते हैं, ठीक है, वो भी एक बीमारी है। तो हम सब लोग में देखा जाए तो न ज्यादा निकल न तो कम मेंटेन है, ठीक है। तो कौन निकालने का काम करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा तुम्हारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश के अंदर होता? परागकोश के अंदर तुम्हारे पास परागकण होते हैं, जो मेल चीज होते हैं, मेल होते हैं। मेल मतलब क्या हो जाए, जो फीमेल, मेल अलग होती है, पुंकेसर स्त्री कैसे समझते हैं? पुंकेसर मतलब जो मेल होता है, ठीक है। तो बाह्यदल, इसमें तुम्हारे पास कैलिक्स, इसमें कुछ नहीं होता। अंडाशय ये फीमेल वाला पास है, भ्रूणकोश ये फीमेल वाला पास, परागकोश शब्द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुमसे पूछा, पुष्प का जनन अंग है, पुष्प का जनन अंग, पुष्प का जनन अंग देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है? देखिए एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। तो ये कैलिक्स, कैलिक्स तो तुम्हारे पास क्या होगा, नीचे होता है, ये रंग हो जाएगा। कोरोला पंखुड़ियां होती है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा रंग। तना तो तुम्हारे पास क्या होता है, जनन अंग नहीं होता, पुष्प का पूछा हुआ, ठीक है। तो ये जननांग हो जाएगा जो आपके सामने यहां से दिया। यानी 20 नंबर क्वेश्चन पे, वायुमंडल का ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, मतलब जो हमारे, ठीक है, अब थोड़ा सा यदि पढ़े होंगे, ठीक है, तो समताप मंडल में एक लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ओजोन परत बोलते हैं, जो हमारे सूर्य से यूवी रे जाती है यानी पराबैंगनी किरणें आती है, उससे बचाने का काम करता है हमें, क्योंकि वो आएगी तो स्किन कैंसर, आदमी करिया करिया हो जाए, भुजाइठा लेखन एकदम से, ठीक है। तो क्रीम पाउडर बहुत ज़्यादा बिके लगी करिया लोग देखते हैं ना, ठीक है, एकदम पोत पात के चलते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास वायुमंडल की ओजोन परत तुम्हारे पृथ्वी को बचाती है, एक्सरे किरणें से, पराबैंगनी किरणें से, गामा किरणें से, इनमें उपयोग तो कोई नहीं, तो यानी यूवी रेज से बचाती, तो ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था टोटल हमारे 20 MCQ। अब हम क्या कर देते हैं, इसको हम फिलअप करके हम क्या कर देते हैं, आपको बता देते हैं, पूरा हम फिलअप कर देते हैं, आपको एक ही बार में दिखा देंगे, ठीक है, ठीक। तो इसी तरह से आपको क्या कर देना है, अच्छे तरीके से OMR सीट को एकदम अच्छे तरीके से भर देना। देखिए हमने क्या कर दिया, अच्छे तरीके से भर के आपको दिखा दिया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मतलब इसका जो ये सब क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह है ना, सबको एक एक करके हम क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड करा देंगे, और एक बार में कम से कम 2 से लेकर 2.5 घंटे का वीडियो में ये सब पूरा हम डिटेल करेंगे, एक लेंदी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही साथ सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।